नमस्कार, मैं सोनाली आपका स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम खुला आकाश में। दोस्तों, व्यक्तित्व, योग और कला ये परस्पर जुड़ी अवधारणाएं हैं जो समग्र विकास, स्वास्थ्य और साथ ही साथ आत्म अभिव्यक्ति के लिए बेहद आवश्यक है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्यक्तित्व, योग और कला विषय पर, और इस विषय पर बातचीत के लिए हमने इसी क्षेत्र की कलाकार को आमंत्रित किया है। उनसे आपको रूबरू करवाएं, मिलवाएं। उससे पहले आइए उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। बिहार में शास्त्रीय नृत्य विद्या भरतनाट्यम की वरिष्ठ कलाकार हैं सुदीपा घोष, जिन्होंने पारंपरिक नृत्य के मंच प्रदर्शन के साथ साथ गुरु शिष्य परंपरा को एक सुदृढ़ पटल प्रदान किया है। सुदीपा भारतीय नृत्य कला मंदिर में भरतनाट्यम विभाग के विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत है। भरतनाट्यम नृत्य की शिक्षा सुदीपा घोष ने विश्व विख्यात कला प्रतिष्ठान रुक्मणी देवी कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट कला क्षेत्र फाउंडेशन चेन्नई से प्राप्त की है। सुदीपा दूरदर्शन की श्रेणीबद्ध कलाकार हैं। सुदीपा ने देश के प्रतिष्ठित उत्सव एवं महोत्सवों में नृत्य प्रदर्शन किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महोत्सवों में व्याख्यान और प्रदर्शन से अपने देश का गौरव बढ़ाया है। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताओं के निर्णायक मंडल के सदस्य के रूप में आपकी भूमिका रहती है। कई कार्यशालाओं में आपका कुशल प्रशिक्षक के रूप में योगदान रहा है। सुदीपा को भारत के कई गणमान्य के समक्ष नृत्य प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कला क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए सुदीपा को बिहार सरकार द्वारा राज्य कला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2019 में कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए आपको संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली भारत सरकार द्वारा बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा फेलोशिप प्राप्त है। सुदीपा एक कुशल गृहिणी, शिक्षिका, नृत्य साधिका होने के साथ साथ योगाभ्यासी भी है। सुदीपा की बचपन से नृत्य में रुचि रही है और इनकी माँ इनकी आदर्श रही हैं। सुदीपा का अपना एक संस्थान भी है जहां वो बच्चों को नृत्य की शिक्षा देती हैं। इसके अलावा योग के माध्यम से किशोरियों, बच्चों, महिलाओं से जुड़े विविध पहलुओं पर काम कर रही हैं। और दोस्तों, इस वक्त सुदीपा घोष जो कि वरिष्ठ कलाकार हैं भरतनाट्यम के, खुद हमारे साथ हैं। बहुत सारी बातें हमने उनके बारे में जानी और आइए अब उनसे रूबरू होते हैं। स्वागत है सुदीपा जी आपका हमारे कार्यक्रम खुला आकाश में। नमस्कार, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है इस कार्यक्रम में आकर, और आज मेरे माध्यम से देखने वाले दर्शक, खुला आकाश के जितने दर्शक हैं, वो अगर कुछ लाभान्वित हो पाएँ तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य यही है कि हम अपने कार्यक्रम के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो हम विषय लेते हैं उसके माध्यम से पहुंचा सके। हमारा चूँकि आज का विषय है व्यक्तित्व, योग और कला, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर हम बात करें व्यक्तित्व विकास की, तो इसमें योग और कला की भूमिका आप क्या देखती हैं? ये बहुत ही एक सुंदर सा विषय है। व्यक्तित्व और व्यक्तित्व के साथ जुड़ा है योग और कला। तो हम जानते हैं ये योग जो है, योग के बारे में कहा जाता है योग समानता की एक अवधारणा है। ऐसा वैदिक शास्त्रों में भी कहा गया है, योग समत्वम उच्यते, मतलब वो समान होता है। और कला क्या है? कला भी समानता को ही बिखेरती है। कला सौंदर्य बोध का प्रतीक है। जो भी कुछ सुंदर है वही कला है, और कला हम सब में विद्यमान है, हर चीज़ में विद्यमान है। तो वह समानता की दृष्टि से जो समान रूप से सभी को सुंदर लगे वह कला है। उसी प्रकार योग जीवन जीने की शैली है जो सभी के लिए समान रूप से दर्शनीय, अनुकरणीय होती है। और यहाँ व्यक्तित्व की बात करते हैं तो जीवन में जो अपना व्यक्ति का चरित्र होता है वह व्यक्तित्व कहलाता है। समान दृष्टि से देखना, समान रूप से समाज में प्रतिष्ठित होना, समान सब सारी चीज़ों की उपलब्धि पाना, ये सभी का हक होता है। और यही व्यक्तित्व निर्माण का भी एक सूत्र है कि व्यक्तित्व का निर्माण हम क्यों करें। तो व्यक्ति से व्यक्तित्व तक जाने के लिए कला का साथ होना होता है, क्योंकि ऐसा कहा गया है
कि कला अगर आप में नहीं है तो आप में और पशु में कोई अंतर नहीं है। इसलिए सौंदर्य बोध ही कला का मार्ग होता है। और ये सौंदर्य बोध कहाँ से प्राप्त होती है? हमें योग के माध्यम से, क्योंकि योग से हमें शरीर, मन और आत्मा तीनों को एकाग्र करने का अवसर मिलता है। तो जब हम अपने आप को समझने लगते हैं, युक्त हो जाते हैं, स्वयं से युक्त हो जाते हैं, तो कलात्मक बन जाते हैं और उस समय हमारे व्यक्तित्व में अलग निखार आता है। तो ये बात मैं फिर पुनः दोहराऊंगी कि कला सभी व्यक्तियों में है। कला की साधना जो करते हैं वो कलाकार होते हैं, लेकिन कला सर्वविद्यमान है, इसीलिए सभी कलाकार होते हैं। कुछ उपयोगी कला के, कुछ ललित कला के साधक होते हैं। तो इस प्रकार कला तो सब में है और वो युक्त भाव से होते हैं। इसलिए इस इंसान में ईश्वर के बनाए हुए इस पृथ्वी पे जितने लोग हैं वो कलाकार के रूप में हैं, और वो कलाकृति हैं किसके? ईश्वर के, उस ब्रह्म के कलाकृति हैं। तो उसके साथ अपने व्यक्तित्व को पहचानना ही व्यक्तित्व का विकास होगा। तो ये आपके पहले प्रश्न का एक छोटा सा जवाब है कि व्यक्तित्व क्या है और योग क्या है और उसमें कला कैसे समाहित होती है। बहुत ही सुंदरता से और बहुत ही विस्तार से आपने बताया सुदीपा जी कि व्यक्तित्व, कला और योग ये तीनों क्या है। हम सभी जानते हैं, जिस तरह से आपने भी बताया कि कला जो है वो हर इंसान के अंदर है, लेकिन जब हम उस कला की साधना करने लगते हैं तब फिर वो कलाकार बन जाता है। और योग तो हम सबको जीवन जीने का तरीका सिखाता है। यानी कह सकते हैं कि ये तीनों एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये तीनों, और तब हमारा समग्र विकास होता है व्यक्ति का। बिल्कुल, क्योंकि योग को अगर सिंप्लीफाई सामान्य शब्दों में हम कहेंगे, इट इज़ आर्ट ऑफ लिविंग। योग क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग है। तो ये आर्ट, कला शब्द जीवन जीने की शैली में जब आप कलात्मक अवधारणा के साथ जीवन को जीते हैं तो वही योग है। अब कलात्मक अवधारणा क्या होगी आपके जीवन में? तो डिसिप्लिन, आपका जो नियम होता है वो आपके जीवन को कलात्मक बनाता है, योगनिष्ठ बनाता है। योग में कहा गया है यम और नियम, ये दो चीज़ों के साथ जिस प्रक्रिया को, प्रोसेस को हम करते हैं वही योग होता है। यम क्या है? सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। और नियम क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो ये सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5, और शौच, संतोष, ये 5 है ना। ये 5 5 10 यम और नियम है। नियम में ये जो शौच आती है, शौच में शुद्धिकरण होता है, अपनी आत्मा का शुद्धिकरण और बाह्य शुद्धिकरण। हम कहते हैं ना पर्यावरण दूषित हो रहा है, तो हमारा आंतरिक पर्यावरण को शुद्ध करना, जब हम अंतर में मन को वश में रखेंगे, इंद्रियों को वश में रखेंगे, तो हमारा अंतर शुद्धि हो जाएगा। हम लोगों के बारे में अच्छा सोचेंगे, हम अच्छा काम करेंगे, नियम के साथ करेंगे और अपने कर्तव्य परायण होकर करेंगे। तो ये हमारे उस आंतरिक शौच का अवयव है। और बाहरी शौच जो हम अपने तन को स्वच्छता के साथ रखते हैं, बाहरी अपने आसपास की चीज़ों को स्वच्छ रखते हैं, वो आपका बाह्य शौच हुआ। या बाह्य शौच में जब हम किसी से बात करते हैं, किसी के विषय में सोचते हैं और किसी के लिए कुछ करते हैं, तो हमारा वो करना किसी के लिए हानिकारक नहीं हो, हमारा वो सोचना किसी के लिए हानिकारक नहीं हो, और हम जो भी कुछ बोलते हैं वो किसी के लिए दुखदाई ना हो। तो ये हमारा बाह्य शौच हुआ, क्योंकि वो बाहर जाती है, अपनी मन की चीज़ बाहर दूसरों को प्रभावित करती है। तो इन दोनों प्रकार के शौच ये योग के नियम हैं। तो योग केवल अपना शारीरिक क्रिया ही नहीं है, यह मन, शरीर और आत्मा तीनों को मिलाकर, उस ब्रह्म को मिलाकर एक क्रिया है। तो इससे, इसको मानकर जो चलता है, यम और नियम से एकदम आबद्ध होकर जो भी व्यक्ति चलता है, उसका व्यक्तित्व स्वतः ही चरित्र उन्नत हो जाता है। वो सत्य का पालन करता है, अहिंसा का पालन करता है, स्वाध्याय करता है, ईश्वर को मन में बसाता है, समानता का भाव रखता है। इससे आदमी में प्रखरता आती है। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने बताया कि किस तरीके से योग और कला हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को निखारता है, कह सकते हैं कि। और सुदीपा जी की प्रस्तुति अक्सर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती रहती है, हम सभी जानते हैं। आइए देखते हैं उनकी एक प्रस्तुति।
शरण शरण में आत्मनिवेदन स्वीकारो हे माँ, हे अष्टलक्ष्मी माँ, हे महालक्ष्मी माँ। जगमग दीप जले घर आंगन, आओ पधारो माँ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद हमारे कार्यक्रम खुला आकाश में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं व्यक्तित्व, योग और कला विषय पर। हमारे साथ भरतनाट्यम की वरिष्ठ कलाकार सुदीपा घोष है। और ब्रेक में जाने से पहले सुदीपा जी, हम बात कर रहे थे तनाव के बारे में, जो इंसान का माना जाता है सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि हर बीमारी की शुरुआत वहीं से होती है। आप चूँकि एक कलाकार हैं, साथ ही साथ एक योगाभ्यासी भी हैं, कुछ प्राणायाम आप करके बताएं हमें जो हमें तनाव से दूर रख सकते हैं। देखिए, हम कलाकार महादेव, भगवान शिव, उनके साधक होते हैं। और जो सबसे सुंदर नर्तक थे, पुरुष नर्तक, वो थे भगवान कृष्ण। वो भी योगेश्वर कहलाते हैं। और जिस शक्ति के ज़रिए हम नृत्य की साधना करते हैं, वो माता शक्ति जगदम्बा, वो भी योग साधिका थीं। तो माता ने भी कहा है, शम दम तितिक्षा वैराग्य और चित्त शुद्धि, ये 5 जो अपने उन्होंने मार्ग दिए हैं योग को अपनाने के लिए, उसमें पहला दिया है मन, शम, और दम दिया है इंद्रियों को वश में करना। तो मन को वश में करना और इंद्रियों को वश में करना, ये माता रानी का उपदेश है, जिसे सभी नृत्य संगीत के साधक मानते ही हैं। और चूँकि माता को मानते हैं, तब उस परमपिता को यानी योगेश्वर और महादेव को प्राप्त भी करते हैं, उनके गुण धारण करते हैं। तो मैं तो नृत्य की साधिका हूँ, इसलिए मन को वश करने के लिए प्राणायाम, प्राण को अपने वश में करना सीखना पड़ता है, उसका अभ्यास करना पड़ता है। और अभी हम लोगों ने जितनी चर्चाएं की वो थी, अपने मन को शांत रखेंगे तो तनाव मुक्त रहेंगे, व्यक्तित्व को भी विकास करेंगे, अपने हिसाब से अपने अनुसार हम जीवन जीने की कला सीखेंगे। तो प्राणायाम में सबसे पहला जो अभ्यास है वो 3 प्रमुख हैं, रेचक, पूरक और कुंभक। रेचक होता है अपने अंदर की समस्त बुराइयों को निकालना, तो बुराई उस श्वास के ज़रिए निकाल देना, जितनी अशुद्धियाँ हैं श्वास के ज़रिए निकालना। और पूरक, पूर्ण करना उन सभी गुणवती चीज़ों को, जिसमें भी गुण भरा है, उनको आत्मसात करना, यानी वो वायु अंदर लेना जिससे हमें लाभ पहुँचे। और कुंभक है, कुंभ यानी घड़ा। तो एक घड़ा के रूप में अपने शरीर को एक घड़ा जैसा स्टोरेज बनाकर उस उपकारी एयर, हवा को अपने शरीर में संचालित प्रवाह होने देना और उससे संयमित रहना। ये 3 प्रारंभिक प्रैक्टिस है जो हम लोग नृत्य गायन की साधना में भी करते हैं, और ये किसी के लिए भी उपयोगी नहीं, बहुत आवश्यक है। तो मैं आपको सिर्फ रेचक, पूरक और कुंभक की जो क्रिया है छोटे में करके बताती हूँ। रेचक है अपने जो हवा, अंदर की हवा है, गंदगी हवा जो हम दिन भर शायद प्रदूषित हवा को ग्रहण करते हैं, उसे निकालने की कला। और मैंने कहा उसी के साथ मन से जितने टेंशन हैं, जितने बुरे चीज़ें हैं, उसको भी हम निकाल फेंकते हैं, मन की भी शुद्धिकरण करते हैं। तो आप आसन में बैठें और पीठ, गर्दन, रीढ़ की हड्डी, मस्तक को सीधा एक सीध में करके बैठे और जितने चेष्टा के साथ हवा को बाहर निकाले, वो इस प्रकार हो सकती है। अब आपने देखा कि मैंने अपने कंठ से, हृदय से, नाभि से और अंत तक एक एक कण जो हमारे अंदर अशुद्ध हवाएं थी उसको निकालने का प्रयत्न किया। जब हम आसन में बैठते हैं तो इस क्रिया को हम लंबे समय अवधि तक कर सकते हैं। इससे हमारा जो इनर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो बहुत स्वाभाविक रूप से तुरंत ही क्लीन हो जाता है। और दूसरी चीज़ है, जितने शुभ चिंता के साथ
आप अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना सीखिए, अधिक से अधिक ग्रहण कीजिए। तो सबसे पहले तो अपने प्राण वायु को ग्रहण करना सीखिए। उसके लिए भी आप आसन में बैठ जाएं और पूर्ण हवा का सेवन करें, लें नाक से। इस प्रकार आप गहरी सांस भर के अत्यधिक चेष्टा के साथ हवा भर लें, सांस लें और उसे सहजता के साथ निकलने के लिए छोड़ें। और अंत में कुंभक का अभ्यास करना होगा, जिसमें हम लिए हुए श्वास को अपने अंदर रोक सके, उसका अभ्यास। तो प्रारंभ में आप सिर्फ श्वास लें और रोकें, लेकिन जो अभ्यासी होते हैं वो बंध क्रिया के साथ इसे करते हैं। इस प्रकार इस क्रिया का ड्यूरेशन, लंबाई आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं और उसे अभ्यास में ला सकते हैं। तो ये तीनों बहुत ही बेसिक सा प्रैक्टिस है और ये सहज है। इसे आत्मसात करने की ज़रूरत है कि हम अपने गंदगी को हटाते हैं, अच्छी चीज़ों को लेते हैं और जब अच्छी चीज़ें ले लेते हैं तो उसे अपने अंदर भर के रखते हैं, सहेज के रखते हैं। तो प्राणायाम हमारे जीवन जीने की कला है। तो जीवन जीने के लिए हमें बाहर करना होगा गंदी चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को अपनाना होगा और उन्हें सहेज के अपने अंदर रखना होगा। तो ये तो व्यावहारिक प्राणायाम है, ये बहुत ही साधारण है। इससे चेतना की जागृति हो जाएगी और आप जो बोलेंगे वो उत्तम बोलेंगे, आपके विचार खुले हुए होंगे, आप सुंदर सोचेंगे, सुंदर व्यवहार करेंगे, स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल, बार बार दोस्तों यही कोशिश करते हैं हम कहने की कि आप अपने लिए थोड़ा समय ज़रूर निकालें और इस तरह के प्राणायाम यदि आप करते हैं ना, तो यकीन मानिए आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा, मानसिक और शारीरिक रूप से आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। सुदीपा जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने साझा की और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सबके जीवन के लिए, उससे संबंधित सारी बातें आपने बड़े ही विस्तार से बताई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारा आज का कार्यक्रम आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। बस चलते चलते यही कहूँगी कि अपने लिए ज़रूर कोशिश करें थोड़ा समय निकालने की, योग करें, जो भी आपके अंदर कला है उसे समय दें, तभी आप अपने आप को हमेशा स्वस्थ रख पाएंगे। दोस्तों, हमारे कार्यक्रम से जुड़े कोई भी सुझाव आपके पास है तो आप हमें ज़रूर बताएं और उसके लिए आप हमारा ईमेल आईडी नोट करें। हमारा ईमेल आईडी है director@gmail.com। और इसी के साथ खुला आकाश की पूरी टीम को दे इजाज़त। नमस्कार। ये अरमान हमारा